नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम, सेट और रिलेशन, ये 3 टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, साथ के साथ इनके MCQs भी कर चुके हैं। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री को लेने का रीज़न था एक, क्या रीज़न था? सभी सोच रहे होंगे कि सेट और रिलेशन के बाद में तो फंक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्यों ली? तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बातें, लेकिन चूंकि आप सभी को पता भी होगा और अगर किसी ने रीट की तैयारी की है तो उसे ज़्यादा बेटर पता होगा कि एक शिक्षक को ये पता होता है कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है। ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है। फंक्शन मैंने अभी क्यों नहीं लिया, उसकी वजह ये थी कि फंक्शन में जब हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे तो फिर जो साइन कॉस वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ग्राफ बनाएंगे या इनकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप कहोगे कि सर ग्राफ कहाँ से आ गए, क्योंकि ग्राफ तो 9th 10th में तो आते नहीं है, 11th 12th का कंसेप्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ट्रिग्नोमेट्री को ले लिया जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा है कि इसका यूजेज हर जगह होगा। चाहे आप इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ो, उनमें भी इनका यूज होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ट्रिग्नोमेट्री ले ली जाए, उसके बाद में फंक्शन लिए जाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम पहले त्रिकोणमिति को स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि ये त्रिकोणमिति है क्या भला, क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री? तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल एंड एंगल इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 चीज़ें मेन है, क्या? एक तो त्रिभुज और दूसरा कोण। त्रिभुज और कोण, 2 इसमें मेन चीज़ें। देखो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को देखूं तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ना, वो 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन सा? ट्राइगोन और मीट्रॉन। ट्राइगोन और मीट्रॉन, ठीक है। अब ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइगोन का मतलब वही त्रिकोण या त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब भी क्या होगा? त्रिभुज होगा, ठीक है। तो त्रिकोण और मीट्रॉन का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। त्रिकोण या त्रिभुज और उसके कोण का मेजरमेंट, वो ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो त्रिकोणमिति के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो अब चूंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि त्रिकोणमिति में 2 चीजें मेन है। कौन सी? एक तो एंगल और एक ट्रायंगल, त्रिभुज और कोण। अब ये अगर त्रिकोणमिति हमें पढ़नी है तो इसका मतलब है कि कोण और त्रिभुज, इन दोनों के बारे में तो हमें एकदम बेसिक जानकारी होनी चाहिए, एकदम अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, बेसिक से लेके और एकदम अच्छे खासी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मैं त्रिभुज और कोण इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी ले लेता हूं, उसके बाद में हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं एंगल की बात करूं। एंगल की अगर मैं बात करता हूं कि कोण क्या होता है, कोण या एंगल, तो तुम कहोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब एक ही पॉइंट से 2 किरणें निकलती हैं तो जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। ये लो, ये कोण ले लिया, यहाँ से 2 किरणें निकल गई, एक तो ये और एक ये कोण बन गया। एक ही पॉइंट से जब 2 किरणें निकलेंगी तो वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। अब देखो दोस्तों, ये डेफिनेशन आपने आज तक पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक और डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। देखो मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अभी ऐसे मत समझो कि ये 2 लाइन है, ऐसे मानो ये एक ही लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। और इसमें से क्या हुआ कि ये लाइन एक तो कांस्टेंट रखी और दूसरी लाइन इसके चारों तरफ एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूम रही है चारों तरफ, ठीक है, ऐसे करके चारों तरफ घूम रही है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो भी क्या होगी? वो भी तो कोण ही है। देखो ये लाइन थी और ये लाइन एक को कांस्टेंट रखा और उसके सापेक्ष में एक दूसरी लाइन घूम रही है, तो अब जो आकृति बन रही है वो आकृति भी तो कोण ही है ना, वो भी तो कोण है। तो कोण की दूसरी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि एक भुजा के अनुदिश अगर दूसरी भुजा घूर्णन करती है, एक भुजा के अनुदिश यदि दूसरी भुजा घूर्णन करती है, तब जो आकृति बनेगी वो भी क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। आया समझ में? वो भी क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। तो कोण की दोनों डेफिनेशन समझ में आई। जब एक ही पॉइंट से 2 किरणें निकलेंगी तब जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको कहते हैं हम शीर्ष। इस पॉइंट को हम कहते हैं शीर्ष या वर्टेक्स, ठीक है। और ये तो सभी जानते हो, इनको कहते हैं भुजा या साइड, ठीक है। तो शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है? वो पॉइंट जिससे दोनों किरणें निकली हैं, जिसकी वजह से एंगल बना है।
तो कोण की परिभाषा समझ में आई। कोण क्या होता है, एक पॉइंट से दो किरणें निकलेंगी तब जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। ऐसे भी कह सकते हैं यदि एक रेखा के अनुदिश से यदि कोई दूसरी रेखा घूर्णन करती है तब जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या कहलाएगी, वो भी कोण कहलाएगी। अब देखो, अब जो हमने दूसरी डेफिनेशन देखी ना उसको थोड़ा सा डीपली देखो। मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या बोली, मैंने ये बोली देखो कि ये दो लाइन है और इन दोनों लाइनों में से एक लाइन के अनुदिश दूसरी लाइन घूर्णन कर रही है। तो अभी मैंने पहले जब समझाया था तभी मैंने ये ऊपर वाला मार्कर ही घुमाया था, अभी भी मैंने ऊपर वाला मार्कर ही घुमाया है। तो जरूरी थोड़ी ना है भाई कि हम ऊपर वाला ही मार्कर घुमाएं। ये लो, मैंने ऊपर वाला मार्कर कांस्टेंट रखा और नीचे वाला मार्कर मैंने घुमा दिया। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या वो समझो। चलो मैं मार्कर की बजाय पेन के थ्रू इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पेन ले लेता हूँ, पेन के थ्रू और अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखो ये मेरे पास दो पेन है, ठीक है, क्योंकि मार्कर एक दूसरे से स्लिप होते हैं तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मेरे पास दो पेन है। अब ये दोनों पेन देखो, एक के अनुदिश दूसरा पेन घूम रहा है, एक के अनुदिश दूसरा पेन घूम रहा है, तब ये कोण बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ऊपर वाले पेन को कांस्टेंट रखा और नीचे वाले को घुमाया, अब यहाँ से तुम्हें अलग क्या लगा वो चीज़ समझाओ मुझे। अलग क्या लगा, दोनों में से मतलब दोनों पेनों को मैंने घुमा के बताया, दोनों में यूनिक क्या लगा तुम्हें, या अलग क्या लगा, या तो यूनिक या डिफरेंट क्या लगा। तो डिफरेंट ये था, देखो जैसे मैंने ऊपर वाले पेन को घुमाया, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली डायरेक्शन। और ये कौन सी कहलाती है भाई, जो घड़ी की दूसरी दिशा में चलेगी वो डायरेक्शन कौन सी कहलाती है, एंटी क्लॉकवाइज। और अब मैं नीचे वाले पेन को अगर घुमाता हूँ, नीचे वाले पेन को, तो अब ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई क्लॉकवाइज। आगे बात समझे, ये हो गई क्लॉकवाइज। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्लॉकवाइज बने और एंटी क्लॉकवाइज बने, देखो ऐसे समझो, ये लाइन थी, ठीक है, ये कांस्टेंट रखी और इसके अंदर से ये दूसरी लाइन घूम रही है, और ये दूसरी लाइन जो घूम रही है ना वो कैसे घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। यानी इसको मैं कह सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमेगी ना तो जो कोण बनेगा वो हमेशा कैसा कोण बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी धनात्मक बनेगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज रेखा घूमेगी, साइड घूमेगी, तब जो कोण बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, वो धनात्मक या पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद में चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने इस रेखा को कांस्टेंट रखा और इसके अनुदिश मैंने ये रेखा घुमा दी, ठीक है। अब ये रेखा ऐसे घूमी है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है। अगर ये क्लॉकवाइज में घूमती है तो फिर जो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तब जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ऋणात्मक कोण बनेगा। ऋणात्मक कह सकते हैं या नेगेटिव एंगल कह सकते हैं, नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक या नेगेटिव एंगल बनेगा। तो समझ में आया। जैसे मान लो ये रेखा फिक्स थी, और इसके अनुदिश मैंने ये दूसरी रेखा घुमाई, ऐसे करके ये घुमाई, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, कौन सा बनेगा, ऋणात्मक। लेकिन इसी के डायरेक्शन में अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तब जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो धनात्मक कोण बनेगा। दोनों चीज समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो अब देखो कोण में एक और चीज होती है, जैसे ये मैंने एक कोण बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक कोण बना दिया। अब इस कोण में इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है ना, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो, यानी बीच का क्षेत्र में, चलो ये ब्लू मार्कर ले लेता हूं, ये ब्लू कलर में दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, अंतः क्षेत्र कहलाता है, अंतः क्षेत्र कहलाता है, या कह सकते हैं इंटीरियर रीजन कहलाता है। अंतः क्षेत्र या इंटीरियर रीजन, ठीक है। और इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है, यानी जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, वाय क्षेत्र कहलाता है, वाय क्षेत्र या एक्सटीरियर रीजन। आया समझ में। तो इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन दोनों चीज समझ में आ चुकी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ त्रिभुज के बारे में भी बात कर लेते हैं। कोणों के बारे में दोस्तों ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि कोण के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर भी नहीं पता तो मैं हल्का सा इसके बारे में इंट्रो दे देता हूँ और उसके बाद में हम ट्रायंगल पर चलेंगे।
ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं कोण। सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यून कोण की। न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। उसके बाद मैं बात करूं समकोण की। समकोण कौन से होते हैं? या राइट एंगल कौन से होते हैं? उसके बाद मैं बात करूं अधिक कोण की। अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ये कौन से होते हैं? उसके बाद मैं बात करूं सरल कोण की। सरल कोण या इसी को हम कह देते हैं रिजु कोण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और उसके बाद में प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होते हैं? और हल्का सा उनकी भी बात कर लेते हैं। चलो पूरक कोण, पूरक कोण, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा मैं ले लेता हूं संपूरक कोण। संपूरक कोण ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इनकी बात करते हैं। अब देखो न्यून कोण क्या होता है? तो ऐसा कोण, कोण को चलो मैं नाम दे देता हूं थीटा। तो न्यून कोण क्या हो जाएगा? ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक, 0 से और 90 के बीच में। अब दोस्तों 90 का मतलब ये हो गया कि अगर 89.9 है ना, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 90 लिखते हैं, ये भी कौन सा होगा? ये भी एक्यूट एंगल ही होगा, न्यून कोण ही होगा। एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का बनेगा ना वो कौन सा कहलाएगा? वो समकोण कहलाएगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा वो कौन सा कहलाएगा? समकोण। लेकिन 90 से थोड़ा भी कम हो गया ना, यानी 89.9 भी है, तो वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। समझ में आएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है। एग्जैक्ट अगर 90 का बन गया तो कौन सा होगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल या समकोण कहलाएगा। ठीक है, राइट एंगल या समकोण कहलाएगा। अधिक कोण की अगर मैं बात करता हूं तो अधिक कोण में क्या होता है कि 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 से छोटा, ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक। सरल कोण या रिजु कोण की बात करूं, एग्जैक्ट 180 डिग्री जो होगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो क्या कहलाएगा? सरल कोण या रिजु कोण कहलाएगा। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? प्रतिवर्ती का मतलब हो गया कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। पूरक कोण और संपूरक कोण, दोस्तों कोई अकेला कोण पूरक नहीं होता, कोई अकेला कोण संपूरक नहीं होता। पूरक और संपूरक इनका मतलब है कि दो कोण होंगे उनमें। ठीक है, दो कोण होंगे। तो पूरक कोण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दो ऐसे कोण जिनका सम कितना होना चाहिए? 90। सम का मतलब समझते हो ना, उनको अगर जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो अगर दो कोणों को जोड़ा जाता है और उनका सम 90 आता है, इसका मतलब वो कौन से होंगे? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है। और अगर मैं संपूरक कोण की बात करूं तो दो कोण जब उनको जोड़ा जाए तो उनका सम 180 आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? संपूरक या सप्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे। समझ में आया? अगर ऐसे इनमें कंफ्यूजन होता है ना कि पूरक और संपूरक, कहीं ऐसा कर दो कि पूरक को 180 कर दो, संपूरक को 90 कर दो, और इसमें अगर कंफ्यूजन होता हो, मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूजन होती है, ऐसे उल्टा सीधा कर देते हैं, संपूरक को 90 कर देते हैं और पूरक को 180 कर देते हैं। तो ऐसे याद रख लो कि 90 छोटा होता है और 180 बड़ा होता है। पूरक और संपूरक, पूरक में कितने शब्द हैं? 3, मतलब कम शब्द है ना, तो कम डिग्री का। इसमें संपूरक में कितने, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण, कितने वर्ण है? 4। इसमें ये भी बड़ा हो गया भाई, 3 से बड़ा 4 है, इसलिए 90 से बड़ा 180। ये लॉजिक नहीं है, केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसमें 3 अक्षर है इसलिए ये 90 का हुआ, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि इनमें कंफ्यूजन ना हो। इसमें 3 अक्षर है मतलब 90 यानी छोटा, 4 अक्षर हो गए तो बड़ा एंगल हो गया यानी 180 का हो गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, तो ऐसे करके इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोणों के प्रकार थे। इसके अलावा बहुत सारे कोणों के प्रकार बचे हुए हैं, लेकिन अभी उनकी हमें जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब वो बता दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर हम उनको 2D में पढ़ लेंगे। तो अभी इनकी जरूरत थी इसलिए मैंने ये बता दिए। ठीक, अब हम आते हैं ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर।
तो देखो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं कि त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होगी। तो दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 3 भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ज़्यादातर ये डेफिनेशन बोली जाती है। अब इसमें एक लॉजिक है छोटा सा, वो चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है, विशेष काम की है ये। कई बार ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो त्रिभुज की मैं डेफिनेशन की बात करूं, त्रिभुज या ट्रायंगल, देखो मैंने क्लास में पूछा था ऑफलाइन में कि भाई ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, बच्चों ने एक ही स्वर में जवाब दे दिया कि सर 3 भुजाओं की आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं की आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब चूंकि देखो ये तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, लाइव भी नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बाकी जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और बच्चों का ये जवाब आता है ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि एक सही पढ़ाने का तरीका तो वही होता है कि जब टीचर पूछ रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चों ने अगर कुछ गलत बोला है तो क्रॉस क्वेश्चन करके बच्चों से ही वो जवाब निकलवाया जाए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है, ताकि बच्चों को अच्छे से याद रहे, ठीक है। अब ऑफलाइन वाले बच्चों को पूछना आप, मैं हमेशा ऐसी क्रॉस क्वेश्चन ही करता हूँ। तो देखो 3 भुजाओं की आकृति त्रिभुज कहलाती है, ये जवाब दिया था बच्चों ने। मेरा क्रॉस क्वेश्चन था, ये लो 3 भुजाओं की आकृति हो गई, ये लो 3 भुजाओं की आकृति हो गई, आया समझ? 3 भुजाओं की आकृति है, लेकिन इनमें से एक भी त्रिभुज नहीं है, बच्चे कंफ्यूज। फिर एक बच्चे ने ओवर दिमाग लगाया और उसने बोला कि सर 3 कोणों वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ले 3 कोण हो गए, 1 2 3, आया समझ? 3 कोण हो गए। अब 3 कोण के साथ में उसने ये तो बोला नहीं कि 3 भुजा होनी चाहिए, तो ये तो बोला नहीं, तो फिर अब ये हो गई, बच्चे कंफ्यूज। फिर बोले सर आप ही बता दो, हमसे तो नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद बोलना जरूरी है, 3 भुजाओं की बंद आकृति, बंद बोलना जरूरी है। बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। बंद कह दिया, अब मतलब बाउंडेशन लगा दी इसमें कि अब ये बंद ही होगी और हमारा त्रिभुज बनके तैयार है। आया समझ में? तो ये छोटे से लॉजिक, ये कई बार कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको ध्यान रखें। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। द क्लोज्ड शेप having 3 sides is known as triangle. The closed shape having 3 sides is known as triangle, ठीक है। 3 भुजाओं की आकृति 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। अब देखो त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। प्रूव करना बहुत इजी सा है, प्रूव करना कि कैसे, वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैसे प्रूव करते हैं। देखो ऐसे कर लो कि इसको आगे बढ़ा दो एक साइड को, और इसको आगे बढ़ा दो, ये साइड बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, और इसको बढ़ा दो, ठीक है। और अब लीनियर एंगल यानी रैखिक कोण की डेफिनेशन से इनको हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो इनका सम कितना होगा? 180 होगा, इनका सम कितना होगा? 180 होगा, इनका सम कितना होगा? 180 होगा। तो इसके आधार, और साथ के साथ में हमें बहिष्कोण की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। बहिष्कोण की डेफिनेशन, अब बहिष्कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मान लो इस बहिष्कोण की मैं बात करता हूँ, इस वाले की, तो ये जो बहिष्कोण है ना, वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि 180 डिग्री इनका सम होता है, ठीक। उसके बाद में साइड की बात करते हैं हम। तो साइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो कोई भी 2 साइड उठा लो, वो दोनों साइडों का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 3, 4 और 6 हैं, तो अब तुम कह सकते हो कि सर ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और चाहो तो तुम प्रोटेक्टर वगैरह लेके बना भी सकते हो, स्केल और पेंसिल वगैरह लेके बना सकते हो, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो नहीं, ये तो बन जाएगा, साइड का सम उससे ज़्यादा रहा ना, ये तो बन जाएगा जैसे, लेकिन मैं यहाँ पर ये साइड ले लूँ 8, अब नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सम कितना हो रहा है? सम कम हो रहा है। देखो 3 और 7 कितना, 3 और 4 कितना हो गया? 7, जो कि 8 से कम है, इसलिए ये बनेगा ही नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि त्रिभुज की किन्हीं
दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। योग तो हमेशा कैसा होगा, अधिक होगा, और अंतर हमेशा कैसा होगा, कम होगा। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये कुछ ट्रायंगल की बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा डेप्थ में प्रॉपर्टी नहीं बताई है। जो यूज होती हैं, जो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी हैं, वही बताई हैं। ठीक है, और ये सभी जानते ही होंगे कि अगर समान दो कोण बन रहे हैं, दो कोण समान है किसी भी ट्रायंगल में, तो उन दोनों कोणों के सामने वाली जो भुजाएं होंगी वो भी समान होंगी। इसका रेसिप्रोकल भी सही है, यानी दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण वो भी समान होंगे। तो ये ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी थी। तो दोस्तों ये थे हमारी ट्रिग्नोमेट्री की तो अभी नहीं कह सकते, ट्रिग्नोमेट्री की तो शुरुआत अभी हुई नहीं है। ठीक है, अभी तो मैं एंगल और ट्रायंगल इनके बारे में जानकारी दी है। ट्रिग्नोमेट्री अगली क्लास में स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमारे पास एंगल और ट्रायंगल इन दोनों के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की एक और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर भी वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन वो 10th क्लास वालों के लिए हैं, क्योंकि उनकी बोर्ड एग्जाम आ रही हैं, इसलिए मैंने उनके लिए वो लगा दी थी वो क्लास। तो वो अपने काम की नहीं है, मतलब सेकंड ग्रेड के काम ही नहीं है, एकदम बेसिक्स है, तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड ग्रेड या DSSB वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो प्लेलिस्ट तैयार है, ये जो क्लास आ रही है, इनको देखना जरूरी है। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कंसेप्ट नहीं है, वैसे तो मैं यहाँ पर एकदम जीरो से ले रहा हूँ। आपने देखा भी होगा कि एक क्लास तो एकदम ट्रिग्नोमेट्री तक पहुँचने में ही ले ली हमने, ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचने में ही एक क्लास ले ली, तो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर रेगुलर देख सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, और होली के ऑफर का इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार का मजा कुछ अलग ही होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।